हेलो फ्रेंड्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स में मटेरियल साइंस पे लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्ट्रेन एजिंग फिनोमिना। देखिए, यूजुअली अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते आए होंगे तो आप एक बार तो जानते होंगे कि मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूं, थोड़ा सा फास्टली बोलता हूं। उसके पीछे दो वजह हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो ये है कि इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर मैं धीरे 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 एक्सप्लेन करूंगा तो वो एक वीडियो में पूरे होने वाले नहीं है। अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी चली जाएगी, जिसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आएगी और आपका इंटरेस्ट भी खत्म होएगा। आप इतनी बड़ी वीडियो को एक साथ बैठ के देखना शायद पसंद नहीं करोगे। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूं ताकि आप समझ सको थोड़े से टाइम में जो मैं कहना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं स्ट्रेन एजिंग फिनोमिना एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मटेरियल साइंस की जो बेसिक थ्योरीज हैं उनके ऊपर बेस्ड है स्ट्रेन एजिंग फिनोमिना। अगर मैं उसी स्पीड से आपको वीडियो दिखाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं कि स्ट्रेन एजिंग फिनोमिना क्या है, तो आप शायद समझ नहीं पाओगे। थोड़े टाइम में वीडियो तो पूरी हो जाएगी लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को मैं इंटेंशनली धीरे 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 करके मैं कंप्लीट करूंगा। अपने लेक्चर को इतना फास्टली मैं डिलीवर नहीं करूंगा, बड़ा धीरे से चलेंगे ताकि आपको एक एक चीज की बारीकी गहराई समझ में आ जाए, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि समझ आना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर समझ ही ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस वीडियो में एक एक पॉइंट को मैं बड़े आराम से आपके सामने रखने जा रहा हूं और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट शेष रहेगा। लेकिन एक गुजारिश मेरी आपसे जरूर है कि आप भी बड़े पैशन के साथ धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहें और जो जो मैं आपको सर्व कर रहा हूं अपने वर्ड्स के थ्रू, आप उस चीज को पकड़ लीजिए, ग्रास्प करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए? आपकी अटेंशन, आपका माइंड, आपकी डेडिकेशन, आपकी लगन चाहिए। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें टिल द लास्ट ऑफ वीडियो आधे घंटे की जाए या पौना घंटे की जाए, डजेंट मैटर। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी ही आएगी, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू कर रहा हूं मैं। स्ट्रेन एजिंग तक आपको मैं लेकर जाऊंगा इस वीडियो में, तो आप उसके लिए जरा ध्यान से चलिए, धीरे धीरे चलिए, धीरे से समझिए। और क्योंकि स्ट्रेन एजिंग को आगे क्रॉस करके मैं वर्क हार्डनिंग भी कोशिश करूंगा इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने की, अगर समय अलाउ करे तो। ठीक है, ओके, आइए हम स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये हाईलाइट कर दूं कि स्ट्रेन एजिंग है क्या चीज है। जरा एक बार ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। देखिए, ये किसी मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। मटेरियल डक्टाइल नेचर का है। अगर हम उसकी टेंसाइल टेस्टिंग मान लीजिए कर लेते हैं, यूटीएम मशीन के ऊपर एक स्पेसिमेन लिया, एक तरफ से बांध दिया, दूसरी तरफ से लोड लगा शुरू कर दिया टेंसाइल नेचर का, धीरे धीरे लोड बढ़ाते चले गए तो उसमें स्ट्रेसेस भी बढ़ती चली जाती हैं, स्ट्रेन भी बढ़ती चली जाती है, एक लास्ट स्टेज तक जहां तक वो जाके मटेरियल टूटता नहीं है। तो जो बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व प्लॉट होता है, यही वो कर्व है स्ट्रेस और स्ट्रेन, जिसमें आपके पास इस तरह से एक कर्व जनरेट होता है। ये जो ब्लू लाइन में मैंने दिखाया, ये एक कर्व जनरेट हो रहा है। एक डक्टाइल मटेरियल के लिए लगभग ऐसा कर्व इन जनरल आता है आपके पास, अगर बहुत एक्यूरेसी के साथ आपने कर्व प्लॉट किया तो इसमें आपके पास अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ और फाइनली जी पॉइंट। तो बड़े शॉर्ट में मैं बता के आगे बढ़ रहा हूं। ए पॉइंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट, जहां पे आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रहती है। स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए O टू A एक सीधी लाइन आपके पास आ रही है, स्ट्रेट लाइन यू आर गेटिंग। ओके, उसके बाद आपके थोड़ी सी दूरी के बाद बी पॉइंट आ गया और बी पॉइंट हम कह देते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। ये एक हद है,
एक हद है, एक बाउंड्री है जिसके पीछे पीछे इलास्टिक रीजन है, जिसके बियॉन्ड प्लास्टिक रीजन है। तो प्लास्टिक रीजन में अगर आप चले गए, उसके बाद आपने लोड हटाया सारा, तो मटेरियल दोबारा से रिस्टोर नहीं होगा अपनी पोजीशन में। इलास्टिक के अंदर अंदर अगर आपने लोड हटा दिया पूरा का पूरा, तो मटेरियल दोबारा से रिस्टोर हो जाता है अपनी पोजीशन में। ये आप जानते हो। ओके, उसके बाद आप देखते हो बी पॉइंट के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में बॉन्ड्स टूट के नए बॉन्ड्स बनते हैं, और जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो स्ट्रेस रिलीव होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस रिलीव होती नहीं है। इनफैक्ट स्ट्रेस बढ़ती दिखाई देती है, स्ट्रेस बढ़ती दिखाई देती है एक पीक पॉइंट तक, जिसका पॉइंट का नाम है अपर यील्ड पॉइंट, और उसके बाद स्ट्रेस गिरती है, लोअर यील्ड पॉइंट आपको मिलता है। तो आपको दो यील्ड पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए मजे की बात है, दो यील्ड पॉइंट मिलेंगे आपको, एक अपर यील्ड पॉइंट, एक लोअर यील्ड पॉइंट। दोनों में फर्क है, एक स्ट्रेस गिरेगी, स्ट्रेस में बहुत फॉल नजर आएगा आपको, स्ट्रेन लगभग उतनी ही रहेगी। तो यही यील्ड पॉइंट फिनोमिना होता है, जिसमें अपर यील्ड पॉइंट आता है, उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट आता है आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद में ये यील्ड पॉइंट फिनोमिना हो गया, देन इसको यील्डिंग हम बोलते हैं। यील्डिंग जिसमें स्ट्रेन बढ़ती कुछ नजर आती है, स्ट्रेस फ्लक्चुएट सी हल्की सी करती है, और उसके बाद में फिर से तेजी से स्ट्रेस बढ़ती है, स्ट्रेन भी बढ़ती है, E2F। और ये E2F का जो रीजन है, इसी को नाम दिया जाता है वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ मटेरियल, E2F। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वर्क हार्डनिंग क्या है फिनोमिना, इसमें क्यों स्ट्रेस बढ़ रही है, तो ये आप जान सकते हो स्ट्रेन एजिंग तक पहुंचकर। उसके बाद की कहानी वर्क हार्डनिंग में जाएंगे हम, फिर वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, इस स्टेज पे नहीं दे रहा हूं वर्क हार्डनिंग क्या होती है, लेकिन जरूर प्रोवाइड करूंगा। ओके, उसके बाद में एफ के बाद में फ्री फॉल होता है, स्ट्रेस में कमी आती है, और उसके बाद मटेरियल टूट जाता है, कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है मटेरियल का। तो ये आपके पास बिल्कुल जनरल कर्व आता है। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया बड़े शॉर्ट में। उसके बाद अब चलिए देखिए, जब आप लोड लगा रहे थे, लगाते 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 बढ़ाते बढ़ाते लोड को आप बी पर पहुंच गए, बी के बाद प्लास्टिक रीजन में चले गए, प्लास्टिक रीजन में चले गए, और प्लास्टिक रीजन में जाने के बाद आपको अपर यील्ड पॉइंट मिल गया, लोअर यील्ड पॉइंट मिल गया। ध्यान से सुनिए, दोनों पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद भी आप हटे नहीं, आप लोड लगाते लगाते प्लास्टिक इस रीजन में आ गए, जिसको वर्क हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग आप कुछ भी बोल सकते हो। आप इस रीजन में वहां पे आ गए, तो इस रीजन में मान लीजिए आप यहां तक पहुंच गए, पॉइंट पी तक आप पहुंच गए वर्क हार्डनिंग में, किसी पॉइंट पी तक। अब क्या कीजिए, आप लोड सारा जितना आपने लगाया था वो सारा का सारा लोड आप हटा लीजिए धीरे धीरे करके। सारा लोड हटाते हटाते आप जीरो लोड पर आ गए, यहाँ पे आ गए, पर आप यहाँ पे नहीं पहुंचोगे, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशंस कुछ रह जाएंगी, क्योंकि आप प्लास्टिक रीजन से वापस होकर आए हो, तो कुछ स्ट्रेन परमानेंट उसमें रह जाएगी। लेकिन आपने रिलीव करते करते स्ट्रेस को आप स्ट्रेस जीरो पे ले आओगे। ठीक है, ओके। अब तुरंत बाद इमीडिएटली आप दोबारा से रीलोड करना शुरू कर दीजिए मटेरियल को। देखिए दोबारा से बता रहा हूं, पहले आपने मटेरियल को लोड करते 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 प्लास्टिक रीजन में पहुंचा दिया, और आप आगे बढ़ गए, हटे नहीं आप इस रीजन में आ गए जिसको वर्क हार्डनिंग बोलते हैं, और इस रीजन में किसी एक पॉइंट तक आपने उसको लोड कर दिया, फिर सारा लोड आपने हटा दिया, अब आपने फिर से सारा लोड लगाना शुरू कर दिया। तभी उसी टाइम पे अब आप देखोगे, जब आपने दोबारा से लोड लगाना शुरू किया, तब उस स्टेज पे क्या हुआ, उस सिचुएशन में आपके पास यील्ड पॉइंट फिनोमिना गायब हो जाता है, नजर नहीं आता। यही बात है यील्ड पॉइंट फिनोमिना की, कि ये गायब हो जाता है, ये नजर नहीं आता जब आप सेकंड टाइम उसको इमीडिएटली सेकंड टाइम में रीलोड करोगे। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर यही जो आपने रीलोडिंग की है, ये रीलोडिंग आप कुछ समय के बाद करते हो, मटेरियल को कुछ टाइम के लिए रहने दीजिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए पड़ा रहने दीजिए, उसके बाद आप रीलोडिंग करिए। अब दोबारा से जब आप रीलोडिंग करोगे इतना टाइम देने के बाद,
तब दोबारा से क्या हो जाएगा, यील्ड पॉइंट फिनोमिना आ जाएगा। अपर यील्ड पॉइंट भी आएगा, लोअर यील्ड पॉइंट भी आएगा। तो भाई जो पहले गायब हो गया था अब दोबारा से आ गया, लेकिन दोबारा से एकदम से नहीं आया, उसको दोबारा से आने में टाइम लगा, कुछ समय लग गया। वही समय जो है वो स्ट्रेन एजिंग टाइम कहलाता है, स्ट्रेन एजिंग पीरियड कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे स्ट्रेन एजिंग टाइम क्या है। अगर मैं लो कार्बन स्टील की बात करता हूं, क्योंकि मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील में तो यील्ड पॉइंट फिनोमिना आते ही नहीं है। लो कार्बन स्टील में ही यील्ड पॉइंट फिनोमिना आता है, जिसमें अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट ये दोनों ही आते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा से रीलोड करते हो, प्लास्टिक रीजन में वर्क हार्डनिंग में पहुंच के अनलोड करके दोबारा से रीलोड करते हो, तो वो गायब हो जाता है यील्ड पॉइंट फिनोमिना। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए मटेरियल को छोड़ देते हो, स्पेसिमेन को, जिसको हम स्ट्रेन एजिंग टाइम बोलते हैं या स्ट्रेन एजिंग पीरियड बोलते हैं, तो उस टाइम के बाद अगर आप रीलोड करते हो तब दोबारा से यील्ड पॉइंट फिनोमिना मटेरियल में आ जाएगा। अपर यील्ड पॉइंट भी मिल जाएगा, लोअर यील्ड पॉइंट भी मिल जाएगा। बस यही स्ट्रेन एजिंग है, स्ट्रेन एजिंग फिनोमिना है। और ये जो टाइम लैप्स हुआ इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एजिंग टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेन एजिंग टाइम। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं कि ऐसी मजेदार सी बात क्यों होती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप मेटल वर्किंग कर रहे हो, यानी कि मटेरियल को आप परमानेंटली डिफॉर्म करके कोई नई शेप तैयार कर रहे हो, जैसे फोर्जिंग वगैरह में आप करते हो, तो उसमें आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रेन एजिंग पीरियड पूरा होने से पहले पहले आप मटेरियल के ऊपर मेटल वर्किंग कर लीजिए। कम लोड लगाकर ही आपकी बात बन जाएगी। अदरवाइज अगर स्ट्रेन एजिंग पीरियड पूरा हो गया उसके बाद आप मेटल वर्किंग कर रहे हो, तो उसको उतना ही डिफॉर्म करने के लिए आपको ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें यील्ड पॉइंट फिनोमिना आ चुका होता है। तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेन एजिंग पीरियड की। तो आइए अब मैं आपको वहां तक लेकर चलूंगा कि स्ट्रेन एजिंग होती क्या है और क्यों होती है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए मटेरियल के एटम्स हैं। ये लैटिस स्ट्रक्चर है मटेरियल की, किसी एक स्पेसिमेन की मैंने लैटिस स्ट्रक्चर बना ली। ये उसके एटम्स आपको नजर आ रहे हैं और इन एटम्स के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होंगे। ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे। इस तरह से इसमें बॉन्ड होते हैं जो इसको बांधे हुए हैं आपस में। और इधर से हमने मान लीजिए फिक्स ही कर रखा है मटेरियल को, और इसके आपने आधे सरफेस एरिया के ऊपर 50% सरफेस एरिया के ऊपर आपने लोड अप्लाई किया है, 50% नीचे वाले के ऊपर लोड नहीं अप्लाई किया। तो ये एक पार्टीशन लाइन में आपको दिखा देता हूं, एक वर्चुअल लाइन। ये इस तरह से इसके ऊपर 50% जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर आपने लोड अप्लाई किया, इस प्रकार से लोड लगा रखे हो, और नीचे के सरफेस एरिया पे आपने लोड नहीं लगाया। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर वो लोड प्लास्टिक रीजन में चला गया तो ये बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाएंगे, और प्लास्टिक रीजन जैसे ही क्रॉस करोगे, आप बी पॉइंट क्रॉस करोगे इलास्टिक रीजन को, प्लास्टिक में आप जाओगे तो आपके पास ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और ये बॉन्ड इसके साथ टूटकर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर इसमें अपलोड कर चुका हूं, जिसका नाम है, टाइटल है एज डिसलोकेशन एंड बर्जर वेक्टर। दैट वाज लेक्चर नंबर 2 ऑन मटेरियल साइंस एट दिस चैनल। तो उस वीडियो क्लिप को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां मैं एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये बॉन्ड टूट गया लोड लगने की वजह से, प्लास्टिक रीजन में जाने से, और ये इसके साथ जुड़ गया। ऐसे ही ये बॉन्ड टूट गया और ये इसके साथ जुड़ गया। तो ऐसे ये डिसलोकेशन आगे 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 मटेरियल में ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस। सो डिसलोकेशन इस प्रकार से आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। एक स्टेज तक वो मटेरियल में पेनिट्रेट होगी। कौन सी स्टेज तक, कहां तक, डिपेंड करता है मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा है उतनी ही कम दूरी तक जाएगा, और जितना लोड आपने ज्यादा लगाया उतनी ज्यादा दूरी तक जाएगा। तो दो बातों पर डिपेंड कर गया। तो वो डिसलोकेशन लाइन आगे 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 ट्रेवल करते 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 एक स्टेज पर जाकर रुक जाएगी। कहां जाके रुकेगी, वो वहां जाके रुकेगी जहां पे उसने पिछला बॉन्ड तो तोड़ दिया,
लेकिन आगे का नया बॉन्ड कनेक्ट नहीं हो पाया। देखिए ये तो टूट गया लेकिन ये आगे इसके साथ नहीं जुड़ पाया, तो वो एक स्टेज है जहां आके हम कहेंगे कि ये डिसलोकेशन ट्रेवल होती होती रुक गई। तो ये डिसलोकेशन मूवमेंट है, ऐसे जो आपको नजर आ रही है, दिस इज मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन लाइन, डिसलोकेशन और डिसलोकेशन लाइन। और जहां जाकर वो डिसलोकेशन रुकी है, ध्यान से देखिए, वहां पर क्या हो गया, आपको एक ऐसा प्लेन मिल गया, प्लेन ऑफ एटम्स, जैसे ये है, जिसके नीचे ये आपको स्पेस मिल गई, खाली स्पेस मिल गई, और ये इससे कनेक्टेड नहीं रहा, इससे वो उसका डीलिंक हो चुका है, वो टूट चुका है और आगे वो नहीं जुड़ा है। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स मिल जाता है। देखिए एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स, ये कहां पे मिलेगा आपको? एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स वहां मिलेगा जहां पे डिसलोकेशन जाकर रुकी है, वहां पर, और उसके नीचे आपको खाली स्पेस मिल जाएगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप याद रखिए। जहां जाके डिसलोकेशन लाइन रुकी, पहली बात तो यह है डिसलोकेशन चली क्यों थी। अब देखिए जो एक दो लाइन में बोलने जा रहा हूं, इसको आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लीजिएगा, तभी कहानी आगे की हम समझ पाएंगे। मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूं। डिसलोकेशन क्यों चली थी? लोड लगने की वजह से। लोड कब लगा था? प्लास्टिक रीजन में लगा था, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका था, उसके बाद की ये कहानी है। इलास्टिक लिमिट क्रॉस करके जब लोड लगा, आगे का लोड था, उससे बॉन्ड टूट गए, पिछले नए बनने शुरू हो गए, तो एक डिसलोकेशन आगे 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 मटेरियल के अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर वो चलनी शुरू हो गई। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 क्या है कि जहां जाके डिसलोकेशन रुकी वहां पे आपको एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम्स मिल गया, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स मिल गया। और एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स का मतलब है कि वो जो नीचे से कनेक्टेड नहीं था, दूसरी तरफ से वो कनेक्टेड नहीं था। नंबर 3, उसके नीचे आपको एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के नीचे खाली स्पेस मिल जाती है, खाली स्पेस मिल जाती है। ये बात याद रखने वाली है यहां पे। ओके, इतनी बात आप समझ चुके हो। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बात याद रखना, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के नीचे आपको स्पेस मिल जाती है, खाली स्पेस होती है, और एक्स्ट्रा हाफ प्लेन वहां मिलता है जहां डिसलोकेशन लाइन जाकर रुकी है। इतना बस दिमाग में बिठा लीजिए, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी, अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। देखो मान लीजिए ये जो मेरे पास मटेरियल है, तो ये मटेरियल किसका है? माइल्ड स्टील का है। सपोज डक्टाइल मटेरियल का है, किसी भी स्टील का है, तो उसमें मेनली क्या है, उसमें आपके पास मेजॉरिटी क्या है, 90% या उससे ज्यादा आयरन के एटम्स होते हैं। तो ये रहे वो आयरन के एटम्स। देखिए आयरन के एटम्स इस तरह से वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये लैटिस स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब आयरन के एटम्स हैं, ऐसे सब आयरन के एटम्स हैं। ब्लू वाले ये रहे Fe मीन्स आयरन, केमिकल सिंबल Fe होता है आयरन का। तो आयरन के लैटिस में ऐसा तो नहीं है कि 100% आयरन के ही एटम्स हैं, उसमें इम्प्योरिटीज रहती हैं। और इम्प्योरिटीज कैसी? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे छोटे छोटे एटम्स कुछ परसेंटेज में रहते हैं। वो कहाँ रहेंगे? पूरे लैटिस में, जहां उनको जगह मिलेगी। और जगह कहाँ मिल रही है? जगह यहाँ मिल रही है। देखिए ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है, ये चारों आयरन के एटम्स हैं। और इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये खाली स्पेस है, जिसको हम वॉइड बोलते हैं, वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो इसी इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर वो एटम्स मौजूद रहते हैं, छोटे छोटे एटम्स मौजूद रहते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, एज इम्प्योरिटी एटम्स, जिनको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं मटेरियल का। अब देखिए होता क्या है, ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है, वॉइड की स्पेस, खाली स्पेस, ये स्पेस थोड़ी सी कम है, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन का एटम ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए आयरन का एटम सबसे बड़ा है, लेकिन जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के फॉर्म में उसमें एटम्स मौजूद हैं कार्बन, नाइट्रोजन के, ये भले ही छोटे हैं, लेकिन ये इतने छोटे भी नहीं हैं कि इस स्पेस में फिट हो सकें। तो इस स्पेस में जगह इतनी नहीं है, कार्बन, नाइट्रोजन के एटम्स थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े हैं, इसलिए यहाँ पे रह तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे वो स्टेबली या कंफर्टेबली स्टे नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी कोशिश पहली यही है कि यहाँ से निकल के भागें, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ? वो वहाँ पे
जाते हैं जहां पे उनको अच्छी खासी स्पेस मिल जाए। तो उनको स्पेस कहाँ मिलेगी? पूरे मटेरियल के अंदर। देखिए मैंने आपको अभी बताया, जहां डिसलोकेशन लाइन पहुंची हुई है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन जहां मौजूद है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के नीचे स्पेस वहां पे होती है थोड़ी सी, जहां पे ये कार्बन नाइट्रोजन एटम्स जाकर रह सकते हैं। तो ऐसे स्पेसेस बहुत सारी होंगी मटेरियल के अंदर इनफैक्ट, क्योंकि वो जो कंपोनेंट है आपके पास वो इंडस्ट्री से बनकर आया है, उसके ऊपर ना जाने कौन कौन सी लोडिंग अप्लाई हुई होंगी, कौन कौन सी मैकेनिकल प्रोसेसेस अप्लाई हुई होंगी, और जब उसके ऊपर लोडिंग लगी है तो डिसलोकेशन चली है, तो डिसलोकेशन भी पता नहीं कितनी डायरेक्शन से चली होंगी, और इस तरह से मटेरियल के अंदर कितने एक्स्ट्रा हाफ प्लेन्स होंगे, उनके नीचे कितनी स्पेसेस अवेलेबल होंगी। तो होता क्या है, ये कार्बन नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं, इंप्योरिटी एटम्स हैं, ये इंटरस्टिशियल वायर्स को छोड़ छोड़ के भागते हैं। भागने का मतलब है डिफ्यूजन होती है मटेरियल के अंदर ही, वो डिफ्यूज होते 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 जहां स्पेस मिलती है वहां पहुंचते हैं। ये एक सेकंड का काम नहीं है, इट टेक्स टाइम। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, अंदर ही अंदर डिफ्यूजन होती चली जाती है, और ये एटम्स जो हैं, छोटे छोटे एटम्स, वे वहां से निकल निकल कर यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन जहां जहां होता है मटेरियल के अंदर, उसके नीचे आकर बैठने शुरू हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन प्रोसेस। एक बात और, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ जाती है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। सो अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे आप स्पेसिमेन का, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी। तो ये बात तो आपको समझ में आती है। तो होता क्या है, यहाँ सिर्फ इतना जानिए कि जो कार्बन नाइट्रोजन जैसे एटम्स हैं, इंटरस्टिशियल वायर्स में से निकल निकल के कहाँ बैठ गए? ये यहाँ पे कहीं आकर बैठने शुरू हो गए, यानी कि एक्स्ट्रा हाफ प्लेन्स के नीचे बैठने शुरू हो गए। ये वाला भी वहीं पे आ गया, ये वाला भी वहीं पे आ गया। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन होगा तो वो भी निकल के यहीं आ जाएगा। तो ऐसे जहां जहां कार्बन नाइट्रोजन है, वो समय के साथ साथ डिफ्यूज होते 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 यहाँ आकर रहने लग जाते हैं, और यहाँ पे एक क्वार्टरल एटमॉस्फेयर डेवलप कर देते हैं। ये जो क्वार्टरल एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? दिस इज कार्बन नाइट्रोजन एनरिच्ड एनवायरमेंट। ये वाला यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन एनरिच एक एनवायरमेंट बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्वार्टरल एटमॉस्फेयर। COTTRELL, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर। तो ये काम हो जाता है मटेरियल के अंदर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के नीचे। ठीक है जी, ओके। अब आपको मैंने बताया कि मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन चली थी इस प्रकार से, राइट टू लेफ्ट आ रही थी, क्योंकि लोड इधर से लगा था और वो यहां पहुंच चुकी थी, यहां आके रुकी थी ना। यही वो स्टेज है, देखिए यही वो पॉइंट है, मैं स्टार ला रहा हूं ये वाला। तो जहां तक इसके अगर इधर इधर आप देखते हो तो वो स्लिप्ड रीजन है, और इधर का रीजन जो है अनस्लिप्ड रीजन है। डिसलोकेशन ऐसे चलते चलते यहां आके रुकी थी जहां एक्स्ट्रा हाफ प्लेन मिला था, और उसी एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के नीचे क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बन गया। अब देखिए, अगर आपने मटेरियल को और ज्यादा डिफॉर्म करना है, और डिफॉर्म करने का मतलब क्या है? डिसलोकेशन और आगे चलेगी। तो डिसलोकेशन और आगे कैसे चलेगी? डिसलोकेशन और आगे तब चलेगी अगर उसको रास्ते में ये जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, ये जो बाधा मिल रही है, हर्डल क्रिएट हो गई जिसका नाम है क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, इसको वो पार कर पाए। तो इसको पार करके ही आगे जाने का रास्ता है। बेसिकली डिसलोकेशन लाइन ट्रेवल करती है, और डिसलोकेशन लाइन क्या होती है? डिसलोकेशन लाइन यहाँ पे मिलेगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। यहाँ पे आप एज डिसलोकेशन और बर्जर वेक्टर के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसको समझ लीजिए। उसको समझ लिया तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो यहाँ पे एज डिसलोकेशन कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें समझाया था कि यहाँ पे आपके पास एक डिसलोकेशन लाइन बन जाती है इस प्रकार से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो वो डिसलोकेशन लाइन आगे 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 बढ़ती है, तो उसको आगे जाने के लिए अब इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ती है, बी से ई स्ट्रेस देखिए बढ़ रही है, क्योंकि उस बैरियर को जंप करना है, इसलिए मटेरियल का ज्यादा जोर लग रहा है, स्ट्रेसेस उसके अंदर ज्यादा पैदा हो रही हैं। लेकिन एक बार ध्यान से सुनिए, अब एक बार वो हर्डल क्रिएट जो हो चुका था इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, वो जैसे ही डिसलोकेशन लाइन ने जैसे कैसे पार कर लिया तो आप पहुंच गए सी पर। बी टू सी स्ट्रेस बड़ी है ना, तो आप सी पर पहुंच गए, अपर यील्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। आपको अपर यील्ड पॉइंट मिल गया। इसका मतलब क्या है? आपने वो क्रॉस कर लिया।
आपने का मतलब किसने, डिसलोकेशन लाइन ने ये बैरियर क्रॉस कर दिया, जंप कर दिया। अब जैसे ही वो डिसलोकेशन लाइन इसको पार करके आगे बढ़ी तो क्या हुआ, तो ये हुआ भाई, ये इसके साथ अगले एटम के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास एक्स्ट्रा हाफ प्लेन यहां कहीं मिलेगा। देखिए मैं एक प्लेन और जनरेट कर देता हूं एटम्स का, एक स्टेज हो रहा है मान लीजिए एटम्स की। तो अब जैसे ही ये पार हो गया, डिसलोकेशन लाइन यहां से उठ के यहां आ गई, नेक्स्ट आ गई, तो आपके पास एक नया एक्स्ट्रा हाफ प्लेन बन जाएगा, ये वाला नया एक्स्ट्रा हाफ प्लेन बन जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि ये आपस में ये कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है, बट ये आपस में कनेक्ट नहीं रहे। तो यहां आपके पास जो स्पेस यहां पे थी वो यहां पे अब बन गई स्पेस, लेकिन क्योंकि कोटरल एटमॉस्फेयर पार हो चुका है और डिसलोकेशन लाइन यहां से उठ के अब यहां आ चुकी है, अब उसको आगे जाने के लिए कोई कोटरल एटमॉस्फेयर को पार नहीं करना। अभी डिसलोकेशन लाइन यहां तक थी, उसने इसको पार कर लिया, सी पर पहुंच गए, और इसको पार करके वो यहां पहुंच गई डिसलोकेशन लाइन यहां पर। अब उसके आगे उसको कोई कोटरल एटमॉस्फेयर यहां पे तो नहीं है, इसलिए हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पे आपको स्ट्रेस गिरती नजर आई और एक लोअर यील्ड पॉइंट आपको मिला। तो इस वजह से अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट दो आपको मटेरियल में मिल जाते हैं, क्योंकि यहां पे कोटरल एटमॉस्फेयर नहीं है। ध्यान दीजिए यहां पे कोटरल एटमॉस्फेयर कोई भी नहीं था, ठीक है, ओके। तो ऐसा काम होता है, अपर यील्ड पॉइंट मिलता है और लोअर यील्ड पॉइंट मिलता है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप लोड लगाते लगाते आगे बढ़ गए, इस रीजन में चले गए, वर्क हार्डनिंग के रीजन में चले गए, और फिर आपने लोड निकालते निकालते, रिमूव करते करते, उसको अनलोड करते करते दोबारा से ऊपर ले आए, कहने का मतलब जीरो मैकेनिकल लोड पे दोबारा आप उसको ले आए। अब फिर से आप उसको लोड बढ़ाना शुरू कर दीजिए उसी डायरेक्शन में। जब आप दोबारा से लोड बढ़ाना शुरू करोगे और तब आप देखोगे कि यील्ड पॉइंट फिनोमिना नहीं आएगा, मतलब अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, दो पॉइंट्स नहीं आएंगे। इसकी वजह क्या है, देखिए डिसलोकेशन लाइन चलते 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 यहां पहुंची थी और फिर इसको क्रॉस करके यहां पहुंच चुकी थी, और जब यहां पहुंच चुकी थी तो आप सी से डी आ चुके थे और आप लोड लगाते लगाते यहां पहुंच गई, तो डिसलोकेशन थोड़ी सी और आगे जा चुकी है मटेरियल के अंदर, ठीक है। अब आपने सारा लोड हटा दिया, वापस आ गए आप जीरो पर। ऐसा तो नहीं है कि लोड हटा दिया डिसलोकेशन लाइन दोबारा से वापस चली जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट डिसलोकेशन लाइन ऑलरेडी इस बैरियर को क्रॉस कर चुकी है पहली बार में ही। अब जब दूसरी बार में आप लोड लगाओगे, O टू A B बढ़ना शुरू करोगे आगे, तब अब डिसलोकेशन लाइन को यहां पे कोई भी बैरियर क्रॉस नहीं करना, क्योंकि डिसलोकेशन को जो क्रॉस करना था वो पहले कर चुकी है, ऑलरेडी पहली जर्नी में कर चुकी है। अब सेकंड जर्नी में वो ऑलरेडी यहीं पर है, इस पोजीशन पर है, तो इसको अब कोई कोटरल एटमॉस्फेयर को पार नहीं करना। और कोटरल एटमॉस्फेयर ही था जड़ में अपर यील्ड पॉइंट आने की और लोअर यील्ड पॉइंट आने की। तो जो दो डिस्क्रीट पॉइंट्स आपको अलग अलग मिल रहे थे वो कोटरल की वजह से मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि अब जो है सेकंड टाइम जो आप लोडिंग कर रहे हो सेकंड साइकिल में, इसमें आपके पास कोटरल एटमॉस्फेयर ऐसा कुछ नहीं है डिसलोकेशन लाइन के सामने पार करने के लिए, इसलिए यील्ड पॉइंट फिनोमिना नहीं आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब सुनिए, ये जो आपने सेकंड टाइम लोड अप्लाई किया है, पहली बार लोड अप्लाई किया, हटा लिया, और फिर से सेकंड टाइम लोड अप्लाई किया। मैं कह रहा हूं जो सेकंड टाइम जो आपने लोड अप्लाई किया, इसको आप रुक कर अप्लाई कीजिए, समय दे दीजिए। कितना समय दे दीजिए, स्ट्रेन एजिंग टाइम जिसको हम बोलते हैं, उतना समय दे दिया। उसके बाद आपने दोबारा से लोड लगाया, तो अब फिर से यील्ड पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसको सफिशिएंट टाइम दे दिया मटेरियल को, और इतने टाइम में मटेरियल के अंदर जो और कार्बन नाइट्रोजन थे वो भी डिफ्यूज होते 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 जहां पर डिसलोकेशन लाइन पहुंच चुकी थी, अब वहां पर नीचे खाली स्पेस में आकर जुड़ने शुरू हो गए, क्योंकि उसको स्ट्रेन एजिंग टाइम मिल गया। तो उस स्ट्रेन एजिंग टाइम पीरियड के दौरान फिर से कार्बन नाइट्रोजन आने शुरू हो गए, और अब क्योंकि एक्स्ट्रा हाफ प्लेन यहां पे मौजूद है, तो वो यहां पे आकर इकट्ठे होने शुरू हो गए। देखिए इस तरह से यहां आकर इकट्ठे होने शुरू हो गए और फिर से कोटरल एटमॉस्फेयर बन गया। अब जब कोटरल बनने के बाद आप लोड अप्लाई करोगे, तब इसको पार करके डिसलोकेशन को आगे बढ़ना है, तभी ये जर्नी
पूरी होगी, ग्राफ वाली जर्नी तभी पूरी होगी। तो इसलिए फिर से आपके पास अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं। सो इसलिए स्ट्रेन एजिंग टाइम का मतलब ही यही है कि वो टाइम पीरियड जिस दौरान दोबारा से कॉटल एटमॉस्फेयर मटेरियल के अंदर डेवलप हो जाता है एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के नीचे, और डिसलोकेशन लाइन को उसको पार करके अब आगे बढ़ना पड़ता है, जिस वजह से अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट दोनों ही मटेरियल में दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अब समझ में आ चुका होगा स्ट्रेन एजिंग टाइम की कहानी, यील्ड पॉइंट फिनोमिना की कहानी, कि कैसे यील्ड पॉइंट फिनोमिना आता है, कैसे नहीं आता है। मैंने आपको बताया मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में यील्ड पॉइंट फिनोमिना आते ही नहीं है, पहली बार में भी नहीं आते, क्योंकि उसमें कार्बन की परसेंटेज इतनी ज्यादा होती है कि एक बैरियर क्रॉस करके डिसलोकेशन जब नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचती है तो वहां पे ऑलरेडी डिफ्यूजन हो के कॉटल एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो एक बैरियर क्रॉस होता है कि दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा क्रॉस करना होता है कि तीसरा बैरियर क्रिएट हो जाता है। इस तरह से ये स्ट्रेस बढ़ती ही है, वहां पे कम होने की वहां पे कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो जब कम नहीं होगा तो लोअर यील्ड पॉइंट कहां से आएगा, दो डिस्क्रीट पॉइंट्स कहां से नजर आएंगे आपको। सो यील्ड पॉइंट फिनोमिना लो कार्बन स्टील्स में ही आता है, मीडियम और हाई कार्बन स्टील्स में नहीं आता। तो दोस्तों, यहां तक की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं चाहूं तो यहीं पे वीडियो को खत्म कर देता हूं। और वर्क हार्डनिंग, ये जो वर्क हार्डनिंग का फेज है कि ई के बाद क्यों स्ट्रेस बढ़ रही है एफ तक, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रही है बहुत तेजी से, ऐसा क्यों होता है, जिसको हम वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं इसी में ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं, क्योंकि यहां तक आपको डिसलोकेशंस के बारे में काफी कुछ पता लग चुका है। अगर यहां मैं डिसकंटिन्यू कर दूं इस टॉपिक को और फिर से नए सिरे से मैं आपको सिर्फ वर्क हार्डनिंग एक्सप्लेन करूं तो शायद आप फिर से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा और 10 मिनट आगे बढ़ाता हूं। आप पेशेंस रखिए, ध्यान से सुन रहे हैं, प्लीज कंटिन्यूसली सुनते रहिए। आपको वर्क हार्डनिंग भी समझ में आने वाला है, बस सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। ओके, हम चलते हैं वर्क हार्डनिंग फिनोमिना में। ओके, तो वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वर्क हार्डनिंग स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना पे। सबसे पहले देख लीजिए कि ये फिनोमिना है क्या, उसके बाद में उसके एक्सप्लेनेशन में हम चलेंगे। देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बी के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी, अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट नेकिंग, ये सब फिनोमिना आपको मिला, जिसको यील्ड पॉइंट फिनोमिना कह सकते हो। उसके बाद आप देखते हो कि तेजी से स्ट्रेस बढ़नी शुरू होती है मटेरियल में, तेजी से बढ़नी शुरू होती है स्ट्रेस ई के बाद, और एक अपर पॉइंट टॉप पॉइंट पीक पॉइंट एफ तक स्ट्रेस बढ़ रही है। ये ई टू एफ का ये जो रीजन है इस पूरे ग्राफ में, ई से एफ तक का, इसी को वर्क हार्डनिंग रीजन बोलते हैं या स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं, जिसमें मटेरियल में बहुत तेजी से स्ट्रेस बढ़ती है। और स्ट्रेस एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद तो फॉल है, स्ट्रेस में गिरावट है और फिर मटेरियल टूट जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट है स्ट्रेन हार्डनिंग का ई से एफ तक का, तो एफ पॉइंट जो लिमिट पॉइंट है, यहां तक बस जितनी स्ट्रेस मटेरियल में पैदा होनी थी वो हो गई, इससे ज्यादा स्ट्रेस मटेरियल में डेवलप नहीं होती। तो यही अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रेस मटेरियल में नहीं जाएगी। मैक्सिमम जितनी स्ट्रेस मटेरियल में पैदा हो सकती है वही उसकी स्ट्रेंथ है। सो ये अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है, पॉइंट एफ। तो यहां इतना समझ लीजिए, ई टू एफ वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना होता है, जिसमें स्ट्रेस तेजी से बढ़ती है। अब इस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से फोकस करिए। अगर ई टू एफ इस कर्व की बात की जाए तो ये कर्व जो है एक इक्वेशन को फॉलो करता दिखाई पड़ता है, जिसको हम ये कह सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू स्ट्रेन एंड विद पावर एन। स्ट्रेन की पावर कुछ स्मॉल पावर हम ले लेते हैं एन। तो ऐसा कुछ इक्वेशन यहां पे फॉलो होता है, जैसा O टू A में एक इक्वेशन फॉलो होती है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और उस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप हटाओगे
तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मिलता है, जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सिंपली कह देते हो, जो यंग्स मॉडुलस बोलते हो। स्ट्रेस इज इक्वल टू दैट यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये O to A तक के रीजन में फॉलो होता है, इसको हुक्स लॉ कहते हैं, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। और क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही होता है, इलास्टिक लिमिट तो B तक थी, ये A तक स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, इलास्टिक के नीचे नीचे ही है, इसलिए इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही हुक्स लॉ की एलिजिबिलिटी है, इसकी एप्लीकेबिलिटी है। और इनफैक्ट अगर हम बिल्कुल एक्यूरेसी की बात करें तो ये इलास्टिक लिमिट तक भी नहीं, ये A पॉइंट तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही काम करता है। तो ऐसा ही एक लॉ यहाँ पे भी है, स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन की पावर सम n, स्मॉल n। ऐसा ये कुछ कर्व E to F इस इक्वेशन को फॉलो करता दिखाई पड़ता है। तो इस जो इक्वेशन का नाम है, दिस इज नोन एज हॉलोमॉन्स इक्वेशन। इसको पावर लॉ भी बोलते हैं, और इसका एक तीसरा नाम और है फ्लो कर्व इक्वेशन, फ्लो कर्व इक्वेशन। इसमें सिग्मा ट्रू स्ट्रेस है, स्ट्रेन भी ट्रू स्ट्रेन है, क्योंकि दो प्रकार की होती हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, एक ट्रू स्ट्रेस होती है, एक्चुअल स्ट्रेस होती है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस होती है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के किसी लेक्चर में, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये कि अगर आप बिल्कुल इस पीक पॉइंट की बात करते हो, अल्टीमेट पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट F पॉइंट की बात करते हो, तो इस F पॉइंट के ऊपर ये मिलेगा आपको strain, which is true strain, is numerically equal to the value n at point F। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे गेट वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है समझनी, कि अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू न्यूमेरिकली दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ n के इक्वल ही होती है। तो इसके ऊपर एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 जो होगा वो मैं डेडिकेट करने जा रहा हूं, क्योंकि ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो माय नेक्स्ट लेक्चर, भूलिएगा मत देखना, विल बी बेस्ड ऑन दिस पावर लॉ। ओके, और इसका एक आध न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो ठीक है, ध्यान दीजिए। हॉलोमॉन्स इक्वेशन या पावर लॉ या फ्लो कर्व इक्वेशन कुछ ऐसी है, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, ट्रू स्ट्रेन की पावर n। तो यहां पे जो k है, ये k क्या है, ये स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है। k को आप कह सकते हो स्ट्रेंथ कोफिशिएंट। और यहां पे जो n है, स्मॉल n, इसको हम कहते हैं वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स, स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स या एक्सपोनेंट, स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स और स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम वर्क हार्डनिंग में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, रियलिटी में आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे हैं, आप वो जान पा रहे हो जो शायद अब तक आपने नहीं समझा था, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट भी ले पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम मटेरियल के ऊपर कोल्ड वर्किंग करते हैं, कोल्ड वर्किंग का मतलब है कि आपने लोड अप्लाई किया मटेरियल के ऊपर उसको डिफॉर्म करने के लिए, परमानेंट डिफॉर्म करने के लिए, और टेम्परेचर मटेरियल का रेज नहीं किया, तो उसको हम कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। अगर आपने टेम्परेचर रेज करने के बाद उसको डिफॉर्म किया है तो हम उसको हॉट वर्किंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट किया तो एक तरीके से कोल्ड वर्किंग ही है मटेरियल की, कोई टेम्परेचर तो हमने रेज नहीं किया, सिंपली उसके ऊपर लोड लगाते गए बढ़ाते गए लोड, और बढ़ाने से स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या क्या चेंजेस आए वो कर्व की फॉर्म में आपके सामने आते चले गए।
तो ये कोल्ड वर्किंग ही है। तो देखिए जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं मटेरियल की तो होता क्या है, मटेरियल के अंदर डिसलोकेशंस पैदा होती हैं। ये तो आप समझ चुके हो, पिछला जो हमने पार्ट देखा इसी वीडियो का उसमें भी आप अच्छे से जान चुके हो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में जब आप चले जाते हो तो लोड लगने की वजह से होता क्या है, डिसलोकेशंस मूव करती हैं। तो इनफैक्ट बहुत सारी डिसलोकेशंस बननी शुरू हो जाती हैं और डिसलोकेशंस मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हो जाती है एक प्रकार से। और ये डिसलोकेशन मल्टीप्लिकेशन कितनी ज़्यादा होगी किसी एक मटेरियल के लिए, ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के लिए एन वैल्यू के ऊपर। देखिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि मटेरियल के लिए ये एन वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। जितनी एन वैल्यू ज़्यादा होगी किसी एक मटेरियल के लिए उतना ही ये मल्टीप्लिकेशन डिसलोकेशंस का ज़्यादा होता चला जाएगा जैसे जैसे आप कोल्ड वर्किंग करते चले जाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टील की बात करते हो तो स्टील के लिए एन की वैल्यू 0.3 है, 0.3। और अगर आप एल्यूमिनियम की बात करते हो तो उसके लिए ये वैल्यू बहुत कम है, 0.05 के अराउंड है। एन की बात कर रहा हूं मैं, एन की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए 0.05 और स्टील के लिए 0.3 के अराउंड है। तो इस प्रकार से मटेरियल टू मटेरियल ये वैल्यू वेरी करेगी और जितनी ये वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा डिसलोकेशन की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑब्जर्व होगी कोल्ड वर्किंग करने पर। तो लेकिन ये चीज़ तो होने वाली है कि जब मटेरियल के ऊपर आप लोड लगा रहे हो प्लास्टिक रीजन में तो डिसलोकेशंस बढ़ रही हैं, डिसलोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन होता चला जा रहा है। और ये जो डिसलोकेशंस बढ़ रही हैं ये बढ़ते बढ़ते एक फॉरेस्ट बना देती हैं, डिसलोकेशन का एक गुच्छा बना देती हैं। क्योंकि डिसलोकेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है, मटेरियल में डिसलोकेशन हर डायरेक्शन से होती है एनआइसोट्रॉपिक नेचर के अकॉर्डिंग। तो मटेरियल में डिसलोकेशंस का एक नेटवर्क बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं डिसलोकेशन फॉरेस्ट। डिसलोकेशन फॉरेस्ट एक डेवलप हो जाता है और ये डिसलोकेशन फॉरेस्ट कहां जाकर रुकता है, कहां जाके जमा हो जाता है, वो स्पेस है ग्रेन बाउंड्रीज। देखिए ग्रेन बाउंड्रीज क्या है, ये मान लीजिए मटेरियल का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मटेरियल्स के ग्रेन नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से मटेरियल के ग्रेन्स हो सकता है एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, ये एक डायरेक्शन में है सारे के सारे ग्रेन्स, देखिए ये वाले। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारे ग्रेन्स इसी डायरेक्शन में होंगे, इसी फैशन में होंगे। हो सकता है एक दूसरा डोमेन जो है ग्रेन्स का वो किसी दूसरी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है इस प्रकार से, तो ये डायरेक्शन अलग है। और एक और है डोमेन ऑफ ग्रेन्स या सेट ऑफ ग्रेन्स विच इज ओरिएंटेड इन थर्ड डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए ये एक डायरेक्शन में है सारे ग्रेन्स, ये दूसरी डायरेक्शन में है सारे ग्रेन्स, ये तीसरी डायरेक्शन में है सारे ग्रेन्स। सो इस प्रकार से जहां जहां ग्रेन्स ये आपस में सब डोमेन्स मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां आपको ग्रेन बाउंड्रीज मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, देखिए इस तरह से, ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो जहां पे ये मर्ज होंगे वहां आपके पास ऐसे ग्रेन बाउंड्रीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मटेरियल के सरफेस के ऊपर बहुत सारी ग्रेन बाउंड्रीज हैं। और ग्रेन बाउंड्रीज क्या है, ग्रेन बाउंड्रीज आर द रीजन्स ऑफ मिसमैच, रीजन्स ऑफ मिसमैच। जो ओरिएंटेशंस में डिफरेंस है, यहाँ की ओरिएंटेशन अलग है, यहाँ की ओरिएंटेशन अलग है, यहाँ की अलग है, उसमें मिसमैच है, तो वो जहाँ जहाँ मैच मिल रही हैं वो सारी मिसमैच के रीजन्स जो हैं वही रीजन्स को हम ग्रेन बाउंड्रीज बोलते हैं। तो ये ग्रेन बाउंड्रीज ही है। और ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर होता क्या है, दो ग्रेन्स, एक इधर का ग्रेन एक उधर का ग्रेन, दोनों के बीच में बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि जो इधर वाला ग्रेन है उसकी ओरिएंटेशन इधर की तरफ है, जो ये वाला ग्रेन है उसकी ओरिएंटेशन इधर की तरफ है। तो ओरिएंटेशन में फर्क होने की वजह से ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर जो ग्रेन्स हैं मींस लेफ्ट और राइट में, उनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बॉन्ड लेंथ विच इज एग्जिस्टिंग विद इन द ग्रेन्स ऑफ वन पर्टिकुलर डोमेन। इस डोमेन के अंदर जो ग्रेन्स के बीच का स्पेस है वो
एक जैसा होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम स्पेस, वही स्पेस दो ग्रेन्स के बीच में देखें जो कि ग्रेन बाउंड्री के अगल बगल में है, तो वहां पे वो स्पेस ज्यादा मिलेगी क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में थी। तो ये बात तो एक फैक्ट है कि ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर ग्रेन्स के बीच में स्पेस ज्यादा होती है। तो होता क्या है, ये जो डिसलोकेशन फॉरेस्ट बना है मटेरियल की कोल्ड वर्किंग के थ्रू, वो डिसलोकेशन फॉरेस्ट ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर जाकर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। डिसलोकेशन फॉरेस्ट बन जाता है ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर, डिसलोकेशंस वहां आकर जुड़नी शुरू हो जाती हैं। सो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर डिसलोकेशन फॉरेस्ट बन जाता है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब दूसरी बात ये है, इंटरेक्शन बिटवीन टू डिसलोकेशंस is repulsive in nature. I am repeating, interaction between two dislocations is repulsive in nature, not attractive in nature. तो आपको याद होगा अभी जो पिछले हाफ में हमने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की थी जिसमें डिसलोकेशन ऐसे मूव करती हुई चली आ रही थी, वो प्राइमरी डिसलोकेशन लाइन थी जो कि मटेरियल पर लोड लगाने से, उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करने से वो डिसलोकेशन बढ़ती 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 आगे चली जा रही थी। वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे डिफॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी, ग्राफ आगे की तरफ चलता चला जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। तो जैसे जैसे वो डिसलोकेशन लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते, इस रीजन तक पहुंचते पहुंचते डिसलोकेशन फॉरेस्ट बन चुके हैं मटेरियल के अंदर ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर। तो जब वो प्राइमरी डिसलोकेशन लाइन चलते चलते ग्रेन बाउंड्रीज पर जुड़े हुए डिसलोकेशन फॉरेस्ट से टकराती है तो वो उसको पार नहीं कर पाती। उसको पार करने के लिए उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है, आपको बहुत सारा लोड लगाना पड़ता है। इस वजह से मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होती है क्योंकि डिसलोकेशन फॉरेस्ट जो है वो उसको रिपेल करता है, पीछे की तरफ धकेलता है, जो कि इधर से आ रही थी। डिसलोकेशन लाइन इधर से चली हुई आ रही थी, लोड लगने की वजह से उसको जो पीछे की तरफ वो धकेलता है डिसलोकेशन फॉरेस्ट। तो उसको पार करके उसको आगे बढ़ना होता है, तब ग्राफ आगे की तरफ मूव करेगा। इसलिए E2F बहुत ज्यादा स्ट्रेस में वृद्धि होती नजर आती है, बढ़ोतरी होती नजर आती है। और इसमें होता क्या है, बेसिकली एक बात और आप जान लीजिए, डिसलोकेशन के चलने में जितनी बाधा आती है, जितनी उसकी स्पीड कम होती है, मटेरियल की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतनी ही स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है। तो ये भी डिसलोकेशन फॉरेस्ट क्या काम कर रहा है, मटेरियल की एक प्रकार से स्ट्रेंथ ही तो बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ पहुँचकर मटेरियल की ताकत बढ़ जाती है, वर्क हार्डनिंग हो जाती है, मटेरियल की स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। इसलिए इस फिनोमिना को हम बोलते हैं वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर वर्क किया। मैंने बताया कोल्ड वर्किंग आपने की, कोल्ड वर्किंग, तो कोल्ड वर्किंग करते 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 तो आप यहां तक पहुंचे और आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो इसलिए आपको वर्क हार्डनिंग मिल रही है, मटेरियल हार्ड हो रहा है कोल्ड वर्किंग के जरिए इटसेल्फ। या स्ट्रेन हार्डनिंग, क्योंकि मटेरियल में स्ट्रेन भी बढ़ती चली जा रही है, इस रीजन तक आते आते उसमें स्ट्रेन बढ़ गई मटेरियल के अंदर, और यही स्ट्रेन उसको हार्ड भी करती चलेगी साथ साथ में इन एसोसिएशन। तो यहाँ पे डिसलोकेशन फॉरेस्ट की रिपल्सिव नेचर की वजह से प्राइमरी डिसलोकेशन लाइन के प्रति, प्राइमरी जो डिसलोकेशन मूव होती आ रही थी उसके प्रति, तो उसी वजह से यहाँ पे आपके पास स्ट्रेस तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही फिनोमिना वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमिना है। तो फ्रेंड्स, आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, वर्क हार्डनिंग तक का सारा कुछ एक्सप्लेनेशन। और इसमें ये जो पावर लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए नेक्स्ट में लेक्चर जो कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स बेस्ड होगा उसमें मैं पावर लॉ पर ही डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप उस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। सो अगर अब आपको यील्ड पॉइंट फिनोमिना, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, एज डिसलोकेशन, बर्जर वेक्टर इन एज डिसलोकेशन, या फिर आपको यील्ड पॉइंट फिनोमिना इन लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन स्टील, जो कि अलग अलग फिनोमिना है, या स्ट्रेन एजिंग, ये सब चीज़ें, और उसके साथ लास्ट में वर्क हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे लगता है कि पहली बात तो इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। स्टिल यू आर फेसिंग इफ एनी काइंड ऑफ डाउट, स्मॉलर और बिगर, so don't hesitate to write to me at my WhatsApp नंबर और कमेंट कीजिए इन द कमेंट बॉक्स। बट होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और इस प्रकार से क्लियर हो चुके होंगे कि शायद अब आपको कोई बुक खोलने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी इस चीज़ को समझने के लिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिए लेक्चर नंबर 5, उसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पावर लॉ के, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो टिल देन
थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।